गुड मॉर्निंग। दृश्य एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने यह पहल आपके एसआई मेंस के लिए शुरू की है। हमने और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम एसआई मेंस के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो निःशुल्क यूट्यूब में उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सब जैसा जानते ही हैं कि एसआई प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस भी होगा ही, निश्चित है। समय का संशय है, लेकिन इन सब बेकार की बातों में अपने ध्यान को ना उलझाएं और अपने फ्यूचर को सोचते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर तैयारी करते रहें और यही आपको सफल कराएगा। और मैंने देखा है कुछ बच्चे आजकल मार्केट में जो घूमते हैं वो यही पूछते रहते हैं, अरे कब होगा एग्ज़ाम, होगा नहीं होगा, जब होगा तब देखेंगे। तो इन सब विचारों से दूर रहें और अपने तैयारी को दिशा दें, निश्चित करें, उसकी दिशा को बिल्कुल निर्धारित करें कि हमको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और तैयारी करना है। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और मैं आपको एसआई मेंस में जनरल स्टडी पढ़ाऊंगा। सिलेबस तो बाकी आप सबको जानते हैं। जनरल स्टडीज़ के बारे में थोड़ा सा बेसिक सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जनरल स्टडी में हमारे पास दो पार्ट हैं, है ना। जनरल स्टडी में दो पार्ट हैं, एक है जीएस और दूसरा है जीके। सभी कोई देखे होंगे। जीके के दो पार्ट हैं, इंडियन और छत्तीसगढ़। जो जीके के वीडियो हैं वो आपको सेपरेट मिलेंगे, डे वाइज डे मिलेंगे। उसके लिए हम जल्दी तैयारी करें और पर डे का जीके हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करेंगे अपने हमारे इसी चैनल पे, ठीक। जीएस भी दो पार्ट में रहेगा, इंडियन और छत्तीसगढ़। जीएस में लगभग सबको पता ही होगा क्या क्या है। इतिहास, यहाँ पे छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, है ना। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, पर्यावरण, ठीक। ये एक मोटा मोटा सिलेबस है आपका जीएस का। हम आज शुरुआत करेंगे इतिहास से। इतिहास को लेके चलेंगे पूरी तरह से। पहले इतिहास कंप्लीट करेंगे, साथ में आपके दूसरे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। एप्टीट्यूड का भी एक सेपरेट सीरीज जल्दी ही चालू होगा और आपको इसी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहे और रेगुलर अपडेट रहे। तो आज हम चालू करेंगे इतिहास से। चलिए इतिहास देखते हैं। आज हम चालू कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट इतिहास से। तो इतिहास का पहला टॉपिक होता है इतिहास के स्रोत। सबसे पहले जो चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं हमको पता होनी चाहिए कि उस चीज की जानकारी हमको प्राप्त कहां से हुई। अच्छा, इसके पहले एक चीज और है कि अगर इतिहास को डिफाइन किया जाए तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अगर इतिहास को कोई बोले कि एक वाक्य में इतिहास को डिफाइन कीजिए, तो हम इसको कह सकते हैं यह अतीत में किए गए मानव प्रयासों का अनुक्रमिक अध्ययन है। क्या है? अतीत में किए गए मानव प्रयासों का अनुक्रमिक अध्ययन है इतिहास। एक जिस चीज को हम पढ़ना चाह रहे हैं उसकी जानकारी हमें प्राप्त कहां से होती है, वही आपके इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। इसका इतिहास के स्रोत में मुख्य रूप से वर्गीकरण है। हम इसमें वर्गीकरण देखेंगे कौन सी चीजें किस तरफ जाती हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। स्पष्ट है? साहित्यिक स्रोत में वो सारी चीजें आएंगी। कौन सारी चीजें? मतलब केवल बुक्स आएंगी। जो भी बुक लिखी गई हैं वो आपकी सारी आती हैं साहित्यिक स्रोत में। उसके अलावा सारी चीजें आ जाती हैं आपके पुरातात्विक में, जैसे कि अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के,
मुहरे, मूर्तिकला, चित्रकला, भांड, बर्तन बर्तन जो भी हमको खुदाई से प्राप्त मिलेंगे वो सारी आ जाएंगे आपको पुरातात्विक साक्ष्य में। साहित्यिक साक्ष्य को भी हम और आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए किसमें किसमें कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम भारतीय और दूसरा विदेशी साहित्य। ठीक, एक हम कर सकते हैं भारतीय और दूसरा है आपका विदेशी साहित्य। स्पष्ट भारतीयों द्वारा जो बुक्स लिखी गई होंगी, जो साहित्य होंगे भारतीयों के, वो भारतीय साहित्य में आएंगे, और विदेशियों द्वारा जो लिखे गए होंगे वो विदेशी साहित्य में आएंगे। पहले विदेशी साहित्य को हम वर्गीकृत कर लेते हैं। 3 पार्ट में इसको करेंगे वर्गीकृत। कौन कौन से हैं? यूनानी, चीनी और अरबी। कौन कौन से हुए? यूनानी, चीनी, अरबी। यूनानियों में देखिए कौन कौन से हैं। 1-2 राइटर को भी याद करते हैं, फिर हम जैसे इतिहास में पढ़ते जाएंगे हमको राइटर मिलते जाएंगे। हमको उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा यूनानी राइटर कब आया, किसके शासनकाल में आया। जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसको उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक, तो यूनानी में देखिए जैसे हो गया आपका मेगास्थनीज। ठीक, और आपका हेलियोडोरस, हेलियोडोरस नहीं, हेरोडोट्स प्रमुख। इस हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिका इसकी रचना है और इसको इतिहास का पिता भी कहते हैं। चीनी में कौन कौन से राइटर आए सब जानते हैं। फाहियान। फाहियान की रचना क्या है? फो क्यू की। फिर आता है ह्वेनशांग। ठीक, ह्वेनशांग की रचना क्या है? सी क्यू की। और फिर है आपका इत्सिंग। ठीक, ये दोनों आते हैं 7वीं सदी में। आगे भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और यही दोनों हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? आपको पता है, बिहार में था, जिसको किसने? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक, अरबी में कौन कौन से लेखक आते हैं? बहुत सारे आते हैं, कुछ बेसिक बताते हैं। जैसे अल सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, है ना, इत्यादि। बर्नी वर्नी सब इसी में आएंगे। ठीक, जगह भर गई है। अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और भारतीय जो साहित्य है उसको विस्तृत करते हैं। ठीक है, चलिए। इतिहास के सोच में हम भारतीय साहित्य को विस्तृत करेंगे या वर्गीकृत करेंगे। भारतीय साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है। ब्राह्मण साहित्य हो जाते हैं, फिर आपके बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य। ठीक, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अभी हम जस्ट एक वर्गीकरण देख रहे हैं। ठीक, डिटेलिंग जैसे जैसे हम आगे ये राइटर्स जब आएंगे इतिहास में, उस समय विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसने क्या बुक लिखी, क्या बुक नहीं की, किस बुक में क्या क्या है। ठीक, जैसे ब्राह्मण साहित्य में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले अच्छा देखिए, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को गैर ब्राह्मणिकता साहित्य भी एक और आता है भारतीय साहित्य में। आपको ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं, नहीं इसको ऐसा मत करिए, इसको आप इस वर्गीकरण से मत याद रखिए, इसको थोड़ा सा अलग याद करते हैं। ठीक, इसको आप ऐसा याद कीजिए, भारतीय साहित्य में इसका वर्गीकरण रखिए धार्मिक साहित्य और धर्म निरपेक्ष साहित्य। ठीक, धार्मिक को फिर 3 भागों में डिवाइड कीजिए, ब्राह्मण, बौद्ध और
जैन। ठीक, द्रविड़ को आप 3 भागों में डिवाइड कीजिए, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। हाँ अब ठीक है, इसमें आपको ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। देखिए अब ब्राह्मण साहित्य में क्या आते हैं, ब्राह्मण साहित्य को आगे हम डिसाइड करते हैं तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, स्मृतियां, उपवेद, वेदांग, षड दर्शन, ठीक, और इत्यादि। बौद्ध में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम ग्रंथ। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से जैन साहित्य, जस्ट एक वर्गीकरण। धर्मनिरपेक्ष में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है। देखिए धर्मनिरपेक्ष में जो समय के विद्वानों द्वारा लिखी गई जो बुक है जिनका संबंध धर्म से नहीं है वो धर्मनिरपेक्ष में आएंगी। इसमें जैसे कुछ हम देखते हैं, जैसे है पाणिनि, ठीक, विशाखदत्त, ठीक, कालिदास, कात्यायन, कल्हड़, हाँ इत्यादि बहुत सारे हैं, वो आपको मिलते जाएंगे, है ना। तो ये है आपका वर्गीकरण। इस भारतीय साहित्य में एक साहित्य और आता है, इसको बोला जाता है संगम साहित्य। ठीक, संगम साहित्य कहाँ पे, इसकी रचनाएं हुई थी दक्षिण भारत में। कुछ प्रमुख इसके ग्रंथ देखिए, जैसे नाम है तिरुकुरल, ठीक, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, शीतलास्तनाल, ठीक, ये प्रमुख आपके संगम साहित्य हो गए। देखिए ये मुख्य रूप से हमारा इतिहास का विभाजन तथा वर्गीकरण हुआ स्रोतों का। अब इसमें हम थोड़ा सा स्रोतों को क्या करेंगे, विस्तृत करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा डिटेल में हल्के हल्की चीजें देखेंगे, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे उसका डिटेल और होता जाएगा। देखिए जो पहला पार्ट है इतिहास का, ये थोड़ा सा बोरिंग सा है, क्योंकि सिर्फ एक वर्गीकरण देखना है आपको, इसमें कोई कहानी नहीं है, सिर्फ मतलब याद करने वाली चीजें। हाँ लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से हैं, है ना, ये पूछ सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य कौन से हैं, और आपके साहित्यिक साक्ष्य जो हैं आपके इतिहास के वो कौन से हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इसलिए वर्गीकरण को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए वर्गीकरण के बाद हम थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, चालू करते हैं आज अभिलेखों की। ठीक, अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख उस समय की जो जानकारी है उसको ताम्रपत्रों या पत्थरों पे उकेरी जाती थी, और इन्हें ही अभिलेख कहा जाता है। ठीक, क्योंकि उस समय कागज पेपर तो था नहीं, तो जो राजा के दरबारी कवि लोग रहते थे या उनके जो इतिहासकार रहते थे वो क्या करते थे, ताम्रपत्र या फिर पत्थरों पे अपने समय की जानकारी को उकेर देते थे, ताकि लोगों को, आगे आने वाले लोगों को ये पता चल सके कि इस समय क्या रहा। ये जो उकेरे गए संदेश होते थे वो सामान्य जनता के लिए होते थे। एक अभिलेखों में अध्ययन को क्या वो देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी, है ना। जैसे एक चैनल डिस्कवरी में आता है कभी कभी एपिग्राफी ऑफ इंडिया, एपिग्राफी करके एक दो प्रोग्राम आते हैं। तो क्या है वो अभिलेखों का ही अध्ययन। उस प्रोग्राम को अगर आप कभी देखोगे तो उसमें आप देखोगे पुराने पुराने अभिलेखों के बारे में बताता रहता है। ठीक, इसमें एक शब्द है पेलियाग्राफी। ठीक, पेलियाग्राफी क्या होता है, पेलियाग्राफी होता है अभिलेख और जो समय की रचनाएं हैं उनकी उम्र पता लगाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, ठीक, उसको बोलते हैं पेलियाग्राफी। समझ में आया।
अभिलेख और जो पुरानी रचनाएं हैं उनकी उम्र पता करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो है आपका पैलियोग्राफी। ठीक, देखा जाए तो सबसे प्राचीन अभिलेख में हमारे पास है बोगजकोई का अभिलेख। कहां से प्राप्त हुआ ये? मध्य एशिया से। ठीक, उल्लेख क्या है इसमें? इसमें उल्लेख है इंद्र का, वरुण का, मित्र का, ना सत्य का। देखिए, इतिहास का ये पार्ट ना सिर्फ आपके एसआई के लिए जरूरी है, बाकी हर एग्जाम के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। इतिहास तो लगभग सब एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप जो नहीं दे रहे हैं एसआई वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो ये 4 देवताओं का वर्णन है हमारे पास बोगजकोई अभिलेख में। ना सत्य नाम है इसका, ना सत्य। पूछता है कई बार क्वेश्चन में कि बोगजकोई अभिलेख में किन किन देवताओं का वर्णन है, कहां से प्राप्त हुआ। ठीक, इसकी एक बोगजकोई अभिलेख को हम ऋग्वेद की उम्र का पता लगाने के लिए भी इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। ये भी एक पॉइंट याद रखिए, कई बार कोर्ट में पूछ सकता है। जैसे पूछेगा बोगजकोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, इंद्र वरुण मित्र नासत्य। दूसरे पॉइंट में पूछा इंद्र वरुण नासत्य मित्र का वर्णन इसमें। तीसरे में पूछा इसका उपयोग ऋग्वेद के उम्र का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो आप कूट चुनिए, तो लोग सोचेंगे यार ऋग्वेद में तो वैसी बुक है, उसमें तो उम्र लिखी होगी, तो इससे क्यों पता लगाते? नहीं, इसका उपयोग ऋग्वेद की उम्र का निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बोगजकोई अभिलेख। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास कुछ पॉइंट ध्यान कीजिएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेखों में क्या आता है? हड़प्पा के अभिलेख आते हैं, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया। इनकी लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि है। सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा के अभिलेख हैं, जिनको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, और इनकी जो लिपि है उसका नाम है भाव चित्रात्मक। ठीक, अगला पॉइंट, सबसे प्राचीन पढ़े गए अभिलेख किसके आते हैं? अशोक के। ठीक, टिफिन थेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। खोजकर्ता कौन है? टिफिन थेलर, पढ़ने वाले हैं जेम्स प्रिंसेप। ठीक, अशोक के अभिलेख को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अशोक के अभिलेख में 4 अभिलेख पहले तो किस भाषा में लिखे जाते थे इसको देखते हैं। देखिए, ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, 4 भाषाओं में लिखे जाते हैं। ब्राह्मी की खासियत है, ब्राह्मी लिखी जाती है बाएं से दाएं, जैसे हम अभी लिखते हैं। ठीक, खरोष्ठी लिखी जाती है उल्टी, दाएं से बाएं। ठीक, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अशोक के 4 अभिलेखों को विशेष रूप से याद रखिएगा। इसका नाम है MUNG, मुंज। इसको आप कोड में याद रख सकते हो, मुंज। इसका फुल फॉर्म है मास्की, U से उदयगोलम, N से नेटूर और G से गुजरा। इनकी विशेषता क्या है? इन अभिलेखों की विशेषता है यह कि इनमें अशोक के नाम का उल्लेख है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक लिखा गया है इन 4 अभिलेख में। ठीक, अशोक के समय जब हम पढ़ेंगे तो इन अभिलेखों को डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके साथ और भी कई अभिलेख पढ़ेंगे। तो 13-14 अभिलेख इसने लिखे थे। स्तंभ लेख हैं इसके, लघु स्तंभ लेख हैं, तो बहुत सारे हैं अशोक के अभिलेखों में। तो मेन मुख्य एक ओवरऑल क्राइटेरिया देने के लिए जस्ट अभी बताया जा रहा है। ठीक, अभिलेखों में एक अभिलेख जो काफी फेमस है वो है आपका हेलियोडोरस का। हेलियोडोरस का अभिलेख फेमस है। कहाँ है ये? ये है विदिशा में। ठीक,
क्या बोलते हैं इसे? गरुड़ स्तंभ। और हिंदू देवताओं का चित्रित कोश भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? हिंदू देवताओं का चित्रित कोश। हिंदू देवताओं का चित्रित कोश भी गरुड़ स्तंभ को ही बोला जाता है। ठीक। ये हेरोडोटस ने बाद में भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। ठीक। भारत का इस अभिलेख को गैर सरकारी अभिलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर सरकारी अभिलेख। एक और अभिलेख इंपॉर्टेंट, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख उदयगिरी में है। उदयगिरी उड़ीसा में। किसका है? खारवेल का। इसकी खासियत क्या है? भारत का सर्वप्रथम उल्लेख है इसमें। ठीक। हाथी गुफा का जो अभिलेख है उदयगिरी का खारवेल में, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। कोई पूछे किस अभिलेख में भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख है, तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, उड़ीसा का शासक था कलिंग का। इसके अलावा हमारे पास और अभिलेख है, रुद्रदामन का है, गिरनार अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है, आपका पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति है ना। तो ऐसे अभिलेख और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वो शासक आएंगे। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जो मतलब ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं। तो मैं आपका इसमें है जैसे रुद्रदामन का है आपका जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। यह संस्कृत में लिखा गया है, जबकि रुद्रदामन क्या है? शक है। ठीक। इसने संस्कृत में लिखा। और ये जूनागढ़ अभिलेख में ना केवल रुद्रदामन ने लिखा है, इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य का भी है, अशोक चंद्रगुप्त का है, अशोक का है। ठीक। और भी 3-4 शासकों का इसमें उल्लेख है। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक जो जूनागढ़ अभिलेख में जिनका उल्लेख है। मतलब ये एक पत्थर है तालाब के किनारे जहाँ पे चंद्रगुप्त ने तालाब बनवाया था, उसमें उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखाया था। उस इंस्क्रिप्शन पे जब दूसरा शासक आता है वहां कुछ काम कराता है तो उसी में फिर आगे लिखवा देता है, फिर तीसरा आता है उसमें फिर आगे लिखवा देता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि जूनागढ़ अभिलेख और सामने रुद्रदामन है तो आपको आंसर रुद्रदामन लेना है, क्योंकि यह फेमस इसके नाम से हुआ है ज्यादा। ठीक। तो क्योंकि इसने यहाँ पे संस्कृत भाषा में यूज किया। इसके पहले जो यूज हुआ है वो संस्कृत नहीं, इसने शुद्ध संस्कृत भाषा में ये जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया है। ठीक। तो अभिलेखों में आपको इतना थोड़ा सा ओवरऑल हल्का सा ध्यान रखना है। अभिलेखों के बाद आ जाता है हमारे पास स्मारक व भवन। ठीक। देखिए स्मारक और भवन में जो मुख्य पहले तो हड़प्पा में हमको प्राप्त हुए वो तो देखे, वो सारे स्मारक और भवन स्रोत हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है उस समय समाज की। जो विशेष चेंज आता है स्मारक और भवनों में, स्मारक और भवनों में जो आपका विशेष होगा वो आएंगे मंदिर निर्माण। क्या आएगा? मंदिर निर्माण, मतलब मंदिर जो बनाए गए वो। देखिए मंदिर निर्माण की कला का अगर विकास देखें तो यह गुप्त काल में मानी जाती है। ठीक। इसकी 3 शैलियां थी, नागर, बेसर और द्रविड़। ठीक। 3 प्रकार की शैलियां थी इसकी, नागर, बेसर और द्रविड़। इसको सब शैलियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे गुप्त काल में, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तब। अभी हम जस्ट एक वर्गीकरण देख रहे हैं। नागर है आपका उत्तर भारत में, द्रविड़ है दक्षिण भारत में। तो बच गया नर्मदा से गोदावरी या कृष्णा तक का हिस्सा। इस हिस्से में चलती थी आपकी बेसर शैली, इसे चालुक्य श्रेणी भी कहते थे। ठीक। क्या कहते थे? चालुक्य श्रेणी भी, मतलब चालुक्य जो उसकी जो मतलब डिजाइन का जो कला है, ठीक, उस बोलते थे चालुक्य शैली। इनकी विशेषताओं को हम आगे देखेंगे। स्मारक भवन में आपको मेन यही इसी समय को ध्यान रखना है।
फिर तो और भी स्मारक वन तो बहुत सारे मिले, ठीक, चंद्रगुप्त का महल मिला है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका सिक्के। देखिए सिक्कों को इतिहास के स्रोत में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है स्थान, क्योंकि जो सिक्कों से आपको उस समय की ना लगभग सारी जानकारी पता चल जाती है कि उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजा कौन था। सिक्कों से हमें तिथि का भी ज्ञान हो जाता है कई बार। सिक्कों की जो शुद्धता है उससे उस समय की आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाता है। सिक्के के मटेरियल से आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। सिक्कों का विस्तार कहाँ तक था, कितने एरिया में फैला था, तो उस समय हमें राजनीतिक स्थिति पता चल जाता है। इसलिए सिक्कों को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है आपके इतिहास के स्रोतों में। देखिए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। सबसे प्राचीन जो सिक्के हमारे पास वो हैं आहत सिक्के, इन्हें बोला जाता है पंच मार्क सिक्के भी बोला जाता है। आहत सिक्के नाम क्योंकि उस समय जो सिक्के वाली कला थी, ऐसे गर्म धातु रखे ऊपर से सील से चप्पा मार दिए, तो ये हो गई आपकी आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। सिक्के सामान्यतः किससे बनाए जाते थे? सीसे, तांबा, चांदी और सोना। सीसा, तांबा, चांदी और सोना से हमारे सिक्कों का निर्माण होता था। कुछ विशेषताएं सिक्कों की, मतलब कुछ विशेष काल के सिक्के देखिए, जैसे सातवाहनों ने, जो सातवाहन थे उन्होंने शीशों के सिक्के चलाए, शीशे के, ठीक। लिखते लिखते कई बार उल्टा हो जाता है, ठीक। तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के छपे या बने। मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? सर्वाधिक सिक्के बने। उस समय के सिक्कों का निर्माण, बहुत ज्यादा सिक्कों का निर्माण किया गया मौर्योत्तर काल में। गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, ठीक। कुछ चाहिए, सब सिंगल लाइन में क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, कभी पूछ जाता है ये क्वेश्चन, है ना। और बिल्कुल एकदम परफेक्ट नंबर मिलते हैं, उसमें कोई ना किसी को डाउट रहता है ना कुछ, एकदम परफेक्ट नंबर लेते हैं क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 4-5 विशेषताएं। खैर ये विशेषताएं तो हम आगे जाएंगे तो और भी पढ़ेंगे, ठीक। ये हुआ आपका सिक्के, ठीक। सिक्कों के बाद आता है आपका मूर्तियां, ठीक। देखिए मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से माना जाता है। कुषाण काल आए थे फर्स्ट एडी के आसपास, भारत में कुषाणों का शासन था। भारत में भी नहीं कहा जाए तो, मतलब दिल्ली से ऊपर, मथुरा से टच कर लीजिए और इधर ऊपर उत्तर पश्चिम भारत, पूरा पाकिस्तान तक कुषाणों का शासन था, ठीक। तो उत्तर भारत कह सकते हैं और आपका उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान है जहाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो सिल्क रूट था पूछे प्राचीन, वहां कुषाणों का शासन था। कुषाणों के काल से ही मूर्तियों के निर्माण के काल को माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यही वो समय था जब पहली बार देवताओं की मूर्तियां बनी, ठीक। इस समय मूर्तियों निर्माण की 2 शैली थी, एक थी आपकी मथुरा कला, दूसरी थी गंधार कला। मथुरा कला का निर्माण कहाँ हुआ? मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में होगा। गंधार कला का निर्माण गंधार के आसपास के क्षेत्रों में होगा। थोड़ा सा दोनों के बीच एक डिफरेंस देखते हैं क्या था। देखिए गंधार कला में काले पत्थरों का प्रयोग किया गया, काले स्लेटी जो पत्थर आते थे, इन पत्थरों का प्रयोग किया गया, ठीक। जो फिजिक बनाते थे, जैसे कहा जाता है कि जो पहली मूर्तियां बनी है वो बुद्ध की बनी है,
तो जब इस कला में जब मूर्तियों का निर्माण होता था तो जो बॉडी थी उसको गठीला दिखाया जाता था, है ना, बाल घुंघरालू दिखाते थे, इसीलिए बोला जाता है कि इसमें विदेशी प्रभाव था ज्यादा। विदेशी प्रभाव मतलब कि उस साइड के, मतलब आपका जो उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उस तरफ के लोगों की जो शारीरिक विशेषताएं थी, या जो उधर के यूनान भी टच हो जाता है, यूनान के जैसी शारीरिक विशेषताएं वैसी विशेषताएं वहां की मूर्तियों में हमको दिखती हैं, है ना, तीखे नाक, तीखा नाक, है ना, ऐसे उठा हुआ चोंच निकला हुआ, जैसे आप ज्यादातर देखोगे उधर तो अफगानिस्तान की उधर पे तुर्कमेनिस्तान इधर के लोगों में जैसा थोड़ा सा नाक में आगे तीखापन दिखता है, इस टाइप की विशेषताएं दिखती थी, क्योंकि उधर के लोग बना रहे तो उनकी जैसी शारीरिक विशेषताएं थी उस हिसाब से उन्होंने बनाया। जबकि मथुरा कला में स्वदेशी प्रभाव रहा। ठीक, बलुआ पत्थर से बना मूर्तियां बनी है। ठीक, कैसे बना है, जो शारीरिक विशेषताएं थी वो सामान्य था, मतलब ऐसा गठीला सामान्य नहीं, जैसे भारतीयों सही रहता है तो सामान्य, है ना, कोई ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं दिखाया गया, सामान्य दिखाया गया, सामान्य शरीर था, है ना। नाक जैसे हम लोग के रहते हैं थोड़ा सा छोटे गोलाई लिए हुए, इस टाइप के नाक नक्श बनाए गए। ठीक, ये है आपके मूर्ति और मूर्ति कला में जो विशेष है। ऐसा नहीं कि मूर्तियां तो और भी बनी हैं हमको, और हड़प्पा में भी मूर्तियां मिलती है, लेकिन जो व्यवस्थित विकास है वो इसी समय देखा जाता है। ठीक, चलिए, मूर्तियों के बाद आ जाता है एक अगले, एक है आपका चित्र कला। देखिए, चित्र कला, जो चित्र होते हैं किसी भी समय के बनाए गए हों, उस समय के बारे में एक व्यापक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसे हम भीमबेटका के शैल चित्रों को देख ले, हमारे छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़ के शैल चित्रों को देख लो, चितवा डोंगरी शैल चित्रों, तो उनको देख के हमें तत्कालीन समाज की काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब हम चित्रकला की बात यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ हम एक विशेष जगह की बात करते हैं। है सभी चित्रकला का कोई भी साक्ष्य हो, वह पुरातात्विक साक्ष्य में ही आता है। यहाँ पे एक विशेष जगह की बात करते हैं हम, जैसे अजंता की। ठीक, अजंता की जो चित्रकलाएं हैं वो गुप्त काल के आसपास की मानी जाती हैं, और इनको जो अजंता के चित्र किसी शासक ने नहीं बनवाए थे, वो सामान्य जनों द्वारा बनाए गए थे। ठीक, यहाँ पे कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे मरणासन राजकुमारी का चित्र, माता और शिशु का चित्र, और पद्मपाणि आपका बोधिसत्व का जो चित्र है। जो अजंता के चित्र हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं? इनकी विशेषता ये है, एक तो इसमें मल्टी कलर प्रयोग किए गए, मतलब कई कलरों का उपयोग चित्र बनाने में किया गया है। मतलब उस समय के लोगों को कलरों की अच्छी जानकारी थी, रंगों के बारे में वो परिचित थे। और उसकी खासियत यह है कि आज भी वह चित्र उसी कंडीशन में दिखते हैं, मतलब उतने ही फ्रेश दिख रहे हैं, उसमें मतलब कोई कलर में फेडनेस नहीं आई है। ठीक, तो ये है आपके अजंता की चित्रकला के बारे में कुछ नॉर्मल सी बात है। तो अजंता को ध्यान रखना महाराष्ट्र में आता है। ठीक, जो अगर इसका काल देखे तो गुप्त के जो टाइम पीरियड रहता है गुप्ता डायनेस्टी का, उसी के आसपास का इसका समय है ना। बहुत सारी गुफाएं वहां पे, हर गुफा में अलग अलग चित्र हैं, पर मुख्य रूप से यहाँ पे चित्र ही पाए जाते हैं। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की गुफा प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए, मूर्ति कला के लिए, मूर्तियां भी पाई गई हैं, लेकिन जो फेमस है वह, जिसे प्रसिद्धि जिसके कारण मिली है, वह आपकी चित्रकला। उसे आप एक कैनवास समझ सकते हो अजंता, जहां पे लोगों ने अपने विचारों को उकेरा है। ठीक, इसके बाद अगला जो अभी है हमारे पास वो आता है मुहरे। देखिए, मुहरे क्या होती है? देखिए, मुहरे होती हैं सील, आज के डेट में समझा जाए तो सील। जैसे हमारा सील बनाते हैं, आजकल रबर स्टैंप बनाते हैं, है ना, उस समय भी ऐसे कुछ कुछ चिन्ह, हाथी घोड़ा, अलग अलग लोग अलग अलग अपने हिसाब से चिन्ह बनाते थे। मोहरों से भी हमें उस समाज के बारे में, देखो कौन कौन सी आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, तीनों प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, है ना। कैसे? क्या आर्थिक जानकारी? कैसे? आपके मोहरे से लगे चिन्ह, है ना, मतलब मोहरों की क्वालिटी कैसी है। आप सोने की मोहरे यूज कर रहे हो, चांदी की यूज कर रहे हो, तो पता चल जाता है कि सोने की यूज कर रहे हो तो सीधी से बात है, धनी व्यक्ति होगा तो सोने की मोहर यूज कर रहा है, लकड़ी पत्थर की तो यूज नहीं करेगा फिर, है ना।
तो आपको पता चलेगा कि हाँ आर्थिक स्थिति किस व्यापारी की कैसी है। व्यापारिक कैसे, आपकी मुहर लगी हुई वस्तु, जैसे कि हड़प्पा के समय वहाँ की मुहर लगी हुई वस्तु हमको मिस्र और मेसोपोटामिया में मिली, इससे क्या पता चला कि यहाँ का व्यापार वहाँ तक फैला था, मतलब वहाँ और यहाँ के बीच व्यापारिक संबंध थे, तो हमें व्यापारिक जानकारी मिल गई। राजनीतिक भी मिलती है, कैसे, जैसे कि राजा अच्छा है, वह व्यापार पे ध्यान दे रहा है, तो उस समय की मोहरें हमें काफ़ी विस्तृत एरिया में दूर दूर दूसरे राज्यों में मिलेगी। लेकिन अगर राजनीतिक अस्थिरता है, राजा का व्यापारों पर उतना ध्यान नहीं था, तो हमें उस मोहरों की जो प्राप्ति है वो सीमित हो जाएगी। इस प्रकार से मोहरे से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। मोहरों में हमको एक याद रखना है, हड़प्पा की जो मोहरे हैं वो किससे बनी है, सिलखेड़ी से। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, हर बार पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के सेशन में इसको हम यही समाप्त करेंगे। ठीक, कल हम साहित्यिक, अगले जब भी वीडियो आता है जल्दी ही आएगा, अगले वीडियो में हम जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे उसको विस्तृत करेंगे। ठीक, जिसमें मुख्य रूप से वेद, वेदांग, इन लोगों को, फिर बाकी जो साहित्यिक स्रोत आगे आते जाएंगे उसको पढ़ेंगे। हाँ, इसके बीच में ही मैं आपको एक दिन सारी इतिहास की जो बुक्स हैं उनकी जानकारी दूंगा, किस राइटर ने कौन सी बुक्स लिखी है, उसको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और विश्वास कीजिए, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो तो आपको कोई भी बुक रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप कभी वापस इन बुकों को भूलोगे। बस मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं इस सेशन को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।